स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द दिल्ली सल्तनत। कल हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में हुई थी हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने जो दिल्ली का अफेयर है वो अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। स्लेव डायनेस्टी जो है वो 1206 से लेकर 1286 तक चली। फर्स्ट सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद लास्ट थे बलबन। तो हम 1 बाय 1 इसमें सबके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया था इंडिया में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गौर इन अफगानिस्तान, लीविंग द अफेयर ऑफ इंडिया इन द हैंड ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद जो मोहम्मद गौरी थे वो अफ़गानिस्तान लौट गए थे और पूरे इंडिया का जो अफेयर था यानी कामकाज था वो उन्होंने अपने बहुत ही विश्वास पात्र स्लेव दास कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया। सो आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206 ऐबक टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ होने के बाद ऐबक ने सारा जो कंट्रोल है दिल्ली का वो अपने हाथ में ले लिया। He cut off link with Gaur and started the process of developing India on its own independent lines. उन्होंने गौर से जो अफ़गानिस्तान में मोहम्मद गौरी थे उनके पूरे उससे अपना लिंक ख़त्म कर लिया और इंडिपेंडेंटली इंडिया में रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये पहले सुल्तान थे। उसके बाद आए इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 AD तक। In 1210, Aibak died of injuries due to a fall from the horse while playing polo. 1210 में ऐबक की डेथ हो गई थी क्योंकि वो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। तो पेज नंबर 32 पे आते हैं अब हम। ये सीरियल थोड़ा सा PDF का रॉन्ग है। 32 पे आप पहुँचिए, पेज नंबर 32। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये भी फेमस है कि जो कुतुब मीनार है इंडिया में वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी, लेकिन उनकी डेथ हो जाने के बाद इस जो कुतुब मीनार है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश ने किया था। ये आगे हम पढ़ेंगे भी। सक्सेडेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने से डेथ होने के बाद उनके सन इन लॉ यानी उनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश, उनको राज्य उनके पास आ गया। सो द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ सन सक्सेडिंग हिज फादर वॉज चेक्ड एट द आउटसेट। तो जो हेरिडिटी है कि कोई भी उसी राजवंश का राजा बनेगा, इस तरीके से होता था। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने ही वंश से आगे इल्तुतमिश को राज्य दे दिया। इट वॉज इल्तुतमिश हु इज़ रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया। वो इल्तुतमिश थे जिनको कि वाकई में जो रियल वास्तविक कंसोलिडेटर ऑफ तुर्क साम्राज्य का है उसको उनको दिया जाता है, नाम दिया जाता है। कुतुब मीनार जो मैंने अभी आपको बताया कि तुर्क्स ने जो बनाई 13th सेंचुरी में बनाई थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद वो इल्तुतमिश ने पूरी की। इसमें रेड और वाइट सैंडस्टोन का यूज़ किया गया और ये एक यूनिक मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज है। ही मैनेज टू क्रश हिज राइवल बोथ द टर्क एंड द रेबलिश राजपूत। उन्होंने जो है अपने जो उनके राइवल्स थे टर्क्स थे और राजपूत थे, उनसे अच्छे से वो राइवल को क्रश करने में सक्सेडेड हुए। ही ऑल्सो शोड हिज विजडम व्हेन ही रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू जलाउद्दीन द ख़ारज़मी रूलर हु वॉज एस्केपिंग फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ चंगेज़ खान द मंगोल इन्वेडर। उन्होंने अपना विजडम, अपनी ईमानदारी ये भी दिखाई थी कि उन्होंने जो चंगेज़ खान थे, जो मंगोल के इन्वेडर थे, उनसे भागकर जलाउद्दीन जो है वो आया था उनसे शेल्टर लेने यानी शरण लेने, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। तो मंगोल से अपनी उन्होंने वफादारी दिखाई थी। दस ही सेव द नेसेंट दिल्ली सल्तनत फ्रॉम डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और इस तरीके से उन्होंने ये भी ईमानदारी दिखाई या ये भी ऐसा इसलिए भी करा कि जिससे कि दिल्ली सल्तनत को किसी भी प्रकार के झगड़े में वो नहीं बढ़ाना चाहते थे। अगर वो उसको शरण दे देते तो चंगेज़ खान दिल्ली पर अटैक कर लेता, इसलिए उन्होंने दिल्ली को किसी भी तरीके के युद्ध से बचाया। While taking all the decision, Iltutmish consulted the Turkish nobles, sometimes called the Group of 40 or Chehelgami. He also granted lands or iqtas to the member of his army. जो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इल्तुतमिश जो हैं वो टर्किश नोबल्स जो थे उनसे सलाह लेते थे। उनका एक ग्रुप 40 टर्क्स का ग्रुप था जिसको कि वो चहलगनी कहते थे। उसके अलावा उन्होंने उनको लैंड ग्रांट किया था। लैंड को वो अपनी भाषा में बोलते थे इक्तास।
जो कि उनके मेंबर्स थे आर्मी के, उनको दिया जाता था। इक्ता होल्डर वर गिवन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, और इक्ता होल्डर जो थे उनको राइट था कि वो जो उनको लैंड मिल रहा है उसमें अगर वो उस पर कोई कुछ काम करता है पीजेंट वगैरह, तो वो उससे टैक्स भी लेते थे। नेक्स्ट आई हैं रज़िया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इल्तुतमिश वॉज अ ब्रॉड माइंडेड रूलर, एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड रूलर थे, यानी कि किसी भी तरीके के भेदभाव को नहीं मानते थे और मॉडर्न विचारों के थे। इट इज़ प्रूफ बाय द फैक्ट दैट दो ही हैड मैनी सन बट ही कंसिडर्ड नन ऑफ देम वर्दी ऑफ द थ्रोन। ये इस बात से प्रूव होता है कि हालांकि उनके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन वो किसी को भी राजगद्दी के लायक नहीं मानते थे। ही डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिज डॉटर रज़िया टू द थ्रोन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बाद अपनी बेटी रज़िया को गद्दी देंगे, तख्त देंगे। Thus the nomination of a daughter to a throne in preference to son was a very bold and a noble step. उस समय पर ये डिसीज़न लेना कि गद्दी अपने किसी बेटे को ना दे के बेटी को देना एक बड़ा ही बोल्ड और एक बड़ा ही अच्छा उनका एक नोबल स्टेप माना जाता है। बट द नोबल डिड नॉट सपोर्ट द एसेशन ऑफ रज़िया एज देयर सुल्तान, लेकिन जो नोबल्स थे, जो तुर्क नोबल थे, वो किसी भी तरीके से एक रज़िया का अपने ऊपर राज करना पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो लेडी है वो उन पर रूल करे। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज सन रुखुद्दीन फिरोज शाह वॉज मेड द सुल्तान बाय द नोबल एज दे डिड नॉट लाइक टू बी लेड बाय वुमेन। इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो नोबल्स थे उन्होंने उनके बेटे रुखुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, क्योंकि वो वुमेंस के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। रुखुद्दीन वॉज नॉट फिट टू गवर्न द सल्तनत, रुखुद्दीन बिल्कुल भी योग्य नहीं थे सल्तनत संभालने के लिए, इसलिए इल्तुतमिश ने रज़िया को ही सपोर्ट किया था, लेकिन नोबल्स ने ऐसा होने नहीं दिया था। सो रज़िया बिकम द रूलर विद द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ सिटी पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ इल्तुतमिश। लेकिन रज़िया के पास सिटी का यानी शहर में रहने वाली जो जनता थी उसका फुल सपोर्ट था, और वो इल्तुतमिश भी यही चाहते थे, इसलिए वो अपने भाई उनका जो था वो फिट नहीं रहा शासन करने में, तो रज़िया ने खुद अपने हाथ में पूरा बागडोर संभाल ली। आफ्टर बिकमिंग द रूलर रज़िया रिफ्यूज़ टू बी अ पपेट, रूलर बनने के बाद रज़िया अपनी मर्जी से शासन चलाती थी, वो एक पपेट यानी कठपुतली की तरह वो काम नहीं करने से उन्होंने मना कर दिया। शी डिस्कार्डेड फीमेल ड्रेस एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट विद द फेस अनवेल्ड, उन्होंने फीमेल ड्रेस पहनना छोड़ दिया और ना ही अपने नकाब, क्योंकि पहना जाता था उस कम्युनिटी में लड़कियां नकाब पहनती थी, तो उन्होंने अपना फेस को ढकना भी रिफ्यूज़ कर दिया। शी इवन हंटेड एंड लेड द आर्मी इन वॉर, वो शिकार भी करती थी और आर्मी को वॉर में भी जाती थी। हाउएवर शी वेज अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द टर्किश नोबल, हालांकि उन्हें टर्किश नोबल जो थे उनका बहुत ही ज़्यादा विरोध उन्हें सहन करना पड़ा था। One important chronicle of that period, Minas-e-Siraz, reflected this discomfort at having a woman as a ruler in his account. उस समय के क्रॉनिकल आपको बताया था, जो पूरा इतिहास लिखते थे, उन्होंने अपने रिटन उसमें लिखा भी है कि किस तरीके से वुमेन्स रूलर बन जाने पर किस तरीके से तुर्किश जो नोबल थे वो डिस्कम्फर्ट हो गए थे। रज़िया वॉज फाइनली मर्डर इन 1240 AD, रज़िया का फिर मर्डर कर दिया गया 1240 में। दस एंडेड द शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट रेन ऑफ रज़िया, ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही शानदार शासन था रज़िया का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, आप आगे रीड करके रखिएगा।